जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोज कुमार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। और आज हम इस वीडियो पे साइंस का टेस्ट नंबर 20 लगाएंगे। चलिए जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जितने भी आपके मित्र हैं सभी को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ऊतक, अंग, अंग तंत्र, कोशिका संगठन। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऊतक। ऊतक यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की, समान कोशिकाओं के अगर समूह को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऊतक बनता है। इसी को टिश्यू कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ऊतकों का जो दोस्तों अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी पूछ लेता है प्रश्न कई बार, हिस्टोलॉजी, ये भी याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम कोशिका की बात करते हैं, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कोशिका का किया जाता है साइटोलॉजी। ये भी याद रखिएगा, ये तो कई बार हमने कराया है साइटोलॉजी। ये होता है कोशिका का, ये होता है कोशिका का, और ये हमारा होता है ऊतक का। तो जब भी ऊतक का अध्ययन पूछेगा हिस्टोलॉजी, कोशिका का पूछेगा साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य या मुक्त पारगम्य। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका अगर जवाब आपका अर्ध पारगम्य आ रहा है बी नंबर, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली होती क्या है। कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वही तो हमारा कोशिका झिल्ली होती है। और इसका काम क्या होता है, ये जो बाहरी हमारा प्लाज्मा होता है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसको कोशिका क्या करती है, ये कोशिका झिल्ली अलग करती है। जो बाहरी प्लाज्मा होती है और जो कोशिका के अंदर प्लाज्मा से क्या करती है, अलग करती है। और ये कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो इसका लाइसोसोम होता है, इसी को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, गुणसूत्र। तो देखिए कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष जो होता है, जो कंट्रोलर रूम होता है, उसे हम किसे कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा जो केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोशिका जो होती है जीवन की आधारभूत इकाई होती है और ये केंद्रक द्वारा कंट्रोल होती है या नियंत्रित होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया है, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रल, राइबोसोम, केंद्रक। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर इसका भी आंसर अगर आपका केंद्रक आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, केंद्रक होगा। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए जो संश्लेषित होता है कहाँ पर होता है, केंद्रक में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। अब देखिए पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका की ये भी हमारी बाहरी परत होती है। ये ग्लूकोज के जो बहुलक होता है सेलुलोज से बनी होती है। तो देखिए सेलुलोज कहाँ लिखा हुआ है, सेलुलोज ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड होता है। एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, खमीर। चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और ये भी याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा हमारा जीवाणु संघ में आता है और इसी को हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पीपीएलओ कोशिका भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है पीपीएलओ कोशिका
किसे कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़ का वृक्ष। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होता है, तो छाल होता क्या है? छाल हमारा तने की बाहरी परत ही तो होती है। ये दालचीनी का काम क्या होता है? ये भोजन में स्वाद और खुशबू को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दालचीनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तपेदिक यानी क्या होता है? टीबी की बीमारी हो जाती है, ये वायु के कण के द्वारा फैलता है, संक्रमित वायु के द्वारा फैलती है। इसके पहले इस टाइप के हमने काफी सारे प्रश्न कराए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। पेंसिलिन ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक नामक जो टीबी की बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। टीबी जो बीमारी होती है किसके बैक्टीरिया कौन से जीवाणु के द्वारा होती है? तो याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है, पोलियो क्या है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों, ईमानदारी से जवाब देते रहिए, और देखिए तुक्का मत मारिए। जब आपको लगे कि कंफर्म है तभी आप बताइए, क्योंकि तुक्का मारने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। चलिए जवाब दीजिए, क्रमिक, जीवाणु, कवक, विषाणु। पोलियो क्या है? तो पोलियो एक प्रकार से हमारा विषाणु जनित रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पानी और मल के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, तपेदिक किससे फैलता है? अभी देखिए इसके पहले हमने चर्चा किया था, तपेदिक यानी टीबी के बारे में बात किया था। तो कहा था वायु के द्वारा फैलती है, संक्रमित वायु के द्वारा, खून ट्रांसफ्यूजन, दूषित जल, यौन संबंध द्वारा। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संक्रमित वायु के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। और ये तपेदिक नामक बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा भी होती है, इसके पहले बताया था। रेबीज क्या है? हेलमेंथीज की बीमारी, विषाणु की बीमारी, जीवाणु की बीमारी, प्रोटोजोआ की बीमारी। अब देखिए रेबीज की अगर हम बात करते हैं, रेबीज क्या है? तो रेबीज जो होता है हमारा, ठीक है ना, रेबीज क्या है? तो रेबीज दोस्तों एक तरीके से विषाणु जनित बीमारी तो होता है, ठीक है। ये कैसा है? विषाणु जनित बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। और ये रेबीज एक मान लीजिए संक्रमित मतलब कुत्ते के काटने से होता है, आप लोगों को पता होगा। तो कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। तो इसका जो ये कौन सा वायरस होता है ये भी याद रखिएगा, लायसा। याद रखिएगा लायसा, उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? लायसा विषाणु पाया जाता है, ठीक है ना। जब कुत्ता काट खाता है रेबीज हो जाता है, तो कौन सा वायरस होता है? लायसा विषाणु। कभी ये भी पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा, लायसा विषाणु से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, कालरा का रोगाणु किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच, और ऑप्शन दिया गया रेन लेनेंस, ड्रेसर, हेंसेन। चलिए कालरा का जो रोगाणु है किसके द्वारा खोजा गया था? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है का रॉबर्ट कोच होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बीमारी होती है ये कौन सा? वीब्रियो, ये भी याद रखिएगा, वीब्रियो कालरा के द्वारा फैलता है, वीब्रियो कालरा के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूछा गया बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। अगर आपका आंसर 48 घंटे के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, इसका राइट आंसर 48 घंटे। जब भी एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है तो 48 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका जो है दिया जाता है, ठीक है ना। बीसीजी का टीका दिया जाता है, और ये जो टीका होता है ये टीबी यानी तपेदिक के जीवाणु के खिलाफ कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिलस या वेसोफिल्म्स। तो दोस्तों इस तरीके का भी प्रश्न हमने इसके पहले कराया था, लिम्फोसाइट्स। तो याद रखिएगा एड्स जो विषाणु होता है लिम्फोसाइट्स से नष्ट करता है, और इसमें भी लिम्फोसाइट्स में टी पूरा होता है, टी लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूछा गया जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली,
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बताइए इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16 क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो भी देखिए कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, एक यूकेरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। जो भी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उस पे जीवाणु जो होता है, ठीक है ना, तो उसमें जीवाणु जो होता है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीवित जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो जीवाणु कोशिका एक प्रकार से हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जीवाणु हमारा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। इसमें केंद्रक है या अन्य जो और भी चीज़ें होती हैं, कोशिकांग वगैरह, वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसे कोशिका का हम पावर हाउस कहते हैं, वो जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलता है? बैसिली, कोकाई, सर्पिलाकार, विब्रियो। चलिए, निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है, ये किस प्रकार के? जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? तो इसका देखिए, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? कोकाई। याद रखिएगा, निमोनिया जो होता है जीवाणु जनित रोग है, किस प्रकार के बैक्टीरिया से फैलता है? कोकाई बैक्टीरिया, यानी कोकाई जीवाणु के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं की खोज किसने की? अब खोज पूछ लिया गया है। एंटोनियो वान लीवेनहुक, बेलारूस, ह्यूगो डी वेरिस, रॉबर्ट ब्राउन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है, एंटोनियो वान लीवेनहुक होगा। जीवाणुओं की यानी बैक्टीरिया की खोज के बारे में बताया था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, त्वचा रोग, कालरा, पीलिया और इंडिगोफेरा। तो यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, कवक जनित रोग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वचा रोग। इसके बाद दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो रिंग वार्म होता है, रिंग वार्म, ठीक है ना, ये भी हमारा कवक जनित रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। और कवक का जो अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, वो साइंस का नाम होता है माइकोलॉजी, ये भी याद रखिएगा, माइकोलॉजी। तो प्रश्न ऐसे पूछता है परीक्षाओं में कि कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक जनित रोग कौन कौन से होता है? त्वचा रोग हो गया, रिंग वार्म, इस सारे हमारे रोग कैसे होते हैं? कवक जनित रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? सिंपल प्रश्न है, जड़, तना, फल, फूल। तो पौधे के जो हल्दी हम लोग खाते हैं, किससे, किस भाग से प्राप्त होती है? तना, तना ही तो खाते हैं, तना से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? चलिए 21 नंबर का जवाब दीजिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? CO2 का अवशोषण करते हैं। पके अंगूर में होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। चलिए जवाब इसका भी दीजिए 22 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, पके अंगूर में क्या होता है? पके अंगूर में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है पके अंगूर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में विनिर्मुक्त गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपका आंसर ऑक्सीजन है तो इसको लॉक कर दीजिए, यही आंसर आपका सही होगा, ऑक्सीजन। और यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, CO2, ठीक है ना, इसमें 6 होते हैं एटम, और यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 6 होते हैं अणु, और इनको मिलाने से सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया होती है तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6। और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन गैस क्या होती है? निकलती है। तो इसमें पूछा गया था कि इस प्रक्रिया में विनिर्मुक्त गैस, यानी जो गैस बाहर निकलती है, कौन सी है? तो ऑक्सीजन होगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल पर्णहरित में उपस्थित होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक। चलिए इसका आंसर लॉक करिए, जल्दी से लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर जो होगा मैग्नीशियम होगा। इसका केमिकल फार्मूला नहीं Mg होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह प्रक्रिया जिससे पौधे उत्पन्न होते हैं, परागण, संघनन,
भोजन, वाष्पोत्सर्जन। तो याद रखिएगा, वो प्रक्रिया जिससे पौधे उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो पे 25 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हैं ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।